मैं कमेंट आओ आओ बच्चे आओ, कम इन सन। बोर्ड के सदस्यों को नमस्कार। आपको भी नमस्कार, बैठो बेटा। धन्यवाद सर। ये आपकी जो बाल बसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर बेटा। आप जैसे दिलेर बेटे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भारत के बेटे हैं। ये बताइए आपकी जो समस्या है बेटा विजन की, ये कब से है आपके? सर मैं 1.5 महीने का था जब होने के 1.5 महीने बाद से है। क्या हो गया था? सर रेटिनोब्लास्टोमा नाम की डिजीज़ है, तो जिससे रेटिना पूरा डैमेज हो जाता है, रेटिना में कैंसर हो जाता है एक तरह का। तो ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। और उस समय अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाया गया था? आपके पेरेंट्स ने दिखाया था? बिल्कुल सर, डॉक्टर को दिखाया था और फॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा कैंसर क्योर हो गया था। मतलब उस टाइम सर्वाइवल का इशू था कि जिंदा बचूंगा या भी नहीं बचूंगा तो फॉर्चुनेटली कैंसर क्योर हो गया और अभी फिलहाल मैं बढ़िया हूँ। आपके फादर कितना पढ़े हुए हैं? सर बीकॉम सेकेंड ईयर किया है। फादर ने? हाँ। एंड मदर? मम्मी ने BSc फर्स्ट ईयर किया है। शादी हो गई थी मम्मी की 18-19 साल की थी। छोड़ दिया। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? तो 24। ये पहली बार आप इम्तिहान दे रहे हैं? जी पहले ही अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है जी सर। आपकी फर्स्ट चॉइस सर्विस की कौन सी है बेटा? सर IAS मेरी फर्स्ट चॉइस है। एंड सेकंड? सर सेकंड फॉरेन सर्विस है, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो उस क्यों नहीं मिलता? सर वो कुछ मैट्रिक्स है UPSC का कि सिर्फ मल्टीपल डिसेबिलिटी और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वालों को ही मिल रहा है IFS लास्ट 7 सालों से, तो इस वजह से। एंड थर्ड चॉइस वाज द पुलिस? ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। IAS में क्यों जाना चाहते हो बेटा? सर मुझे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। मतलब मैं कॉलेज टाइम से मुझे मतलब मैंने रिट पिटिशंस फाइल किए थे कुछ, तो मतलब मेरा क्या फाइल की थी? रिट पिटिशंस। क्या रिट पिटिशन फाइल? आप नेशनल लॉ स्कूल से है ना? जी सर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसको जो कहते हैं। यस सर। बेंगलुरु में। यस सर। क्या रिट पिटिशन था आपका? सर रिट पिटिशन फाइल किए थे फिल्म एक्सेसिबिलिटी के लिए कि यदि कोई फिल्म आती है थिएटर में, तो अगर मैं थिएटर जा रहा हूँ तो मुझे किसी साइटेड पर्सन की जरूरत ना पड़े उस मूवी को समझने के लिए। तो इसके लिए हमने रिट पिटिशन फाइल की थी कि फिल्म के रिलीज के साथ ही उसमें ऐसे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इंकॉर्पोरेटेड होने चाहिए कि अगर एक विजुअली इंपेयर्ड या हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्ति जा रहा है सिनेमा में तो वो मूवीज खुद से समझ सके। और फिर सेम रिट पिटिशन एक और बार फाइल की थी, दूसरी रिट पिटिशन वो OTT में एक्सेसिबिलिटी के लिए फाइल की थी। तो फिर क्या हुआ, इनका डिसीजन क्या हुआ? सर दोनों रिट पिटिशन अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंची। पहले में तो मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन को कि गाइडलाइंस बनाइए थिएटर एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आया उस दिन कोर्ट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस बना दी फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन फीचर फिल्म्स। और सर OTT वाला जजमेंट अभी 16 नवंबर को ही आया है, तो उसमें कोर्ट ने 3 महीने का टाइमलाइन दिया है मिनिस्ट्री को OTT के लिए गाइडलाइंस बनाने का। तो अभी वो गाइडलाइन कंसल्टेशन प्रोसेस में है। आप क्या समझते हैं बेटा कि इस समय आपको 3 डिसीजंस लेने हैं जिससे भारत का डेवलपमेंट, भारत का भविष्य तय होगा? आपके पास पूरी पावर है, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आपको बनाता हूं। पहली 3 डिसीजन क्या लेंगे भारत के लिए? सर हालांकि मैं अवेयर नहीं हूं उनके क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब वो। आप तो जानते हो, बातचीत करते हो, रेडियो सुनते हो, बताएं। तो सर सबसे बड़ी चुनौती क्या है भारत के सामने? सर क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है कि जुडिशियल पेंडेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑलराइट, नंबर 2? सप्लाई चेन रेजिलियंस जो हमें बिल्डअप करने की जरूरत है, क्रिटिकल मिनरल्स और जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। और तीसरा? सर तीसरा इक्विटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि भारत में इनइक्वालिटी, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी भी काफी ज्यादा है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। पॉपुलेशन का कोई फिक्र नहीं है आपको? सर पॉपुलेशन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन 146 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन सर मुझे लगता है कि इस पर चिंता करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आया था जिसमें हमारा फर्टिलिटी रेट 2 हो गया है, 1.9 समथिंग कुछ है। 1.9? बिल्कुल। तो ये रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया है। तो रिप्लेसमेंट रेट कितना है सर? 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं। हम दो, हमारे दो, फिर 0.1 क्या है? सर ये सर इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पैंडेमिक आ गई, जैसे कोविड टाइप की, अगर वो चाइना वाला कोई और पैंडेमिक भेज दे जी सर, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस की क्या बात कर रहे हैं आप? ये मुझे समझ नहीं आया। सप्लाई चेन रेजिलियंस से मेरा मतलब है सर कि मैं रिक्शा पुलर हूँ ओके मुजफ्फरपुर में, मुझे क्या फर्क पड़ता है रेजिलियंस हो या ना हो? पॉपुलेशन से मुझे फर्क पड़ता है। मेरे पास रहने को घर नहीं है, उससे फर्क पड़ता है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो रहने को घर नहीं है और जो सैनिटेशन या वाटर सैनिटेशन वगैरह की बातें हैं, लेकिन सर एक रिक्शा कूलर को भी इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव कर सकें। तो सर एक रिक्शा कूलर के साथ सामने समस्या आएगी शायद 1-2 साल बाद या कुछ सालों बाद, कि उसे राइट बेटा। अब एक आखिरी प्रश्न, फिर आई आस्क माय कॉलीग्स। आपने कहा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मेरी 74 साल की उम्र है, मुझे अभी तक ये शब्द समझ नहीं आया। क्या मतलब होता है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल? सर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल से जो मैं समझ पाया हूं अभी तक, उससे ये मतलब है कि हमारी जनरेशन इतने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ना कर ले कि अगले जनरेशन के पास रिसोर्सेज ही ना बचे एक्सप्लॉइट। इसका मतलब हम गरीब रहे? नहीं सर, गरीब नहीं रहे, लेकिन हम उसको इस तरीके से करें कि हम भी उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लें और अगले जनरेशन के रिसोर्सेज भी कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। आपके पास इतना तेल है, इतने बैरल्स, मान लीजिए एनवायरमेंटली सस्टेनेबल यूसेज क्या होता है? आप आधे यूज करें, आधे अगली पीढ़ी के लिए, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी का क्या होगा? हम तेल यूज करते रहें साइमल्टेनियसली, हम ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करें जिससे तेल का यूसेज जो है, हमको तेल का यूज करने की जरूरत कम से कम पड़ने लगे। बड़ी वाली ऑयल कंपनीज आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी अगर ऐसी बात करेंगे आप। लेकिन सर हम उन्हें डाइवर्सिफाई करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ओपन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मार्केट के थ्रू। आप क्या सोचते हैं बेटा कि तेल का जमाना खत्म हो रहा है? सर इतनी जल्दी तो शायद कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल ऑयल का यूसेज में डिक्लाइन तो होना चाहिए, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हम हाइड्रोजन कार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ऑयल से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं खुद को। वेरी गुड सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। अच्छा अक्षत जी, आपने शांति सुना है? जी सर। क्या है अब नया कुछ शांति नाम सुनने को मिल रहा है? जी सर, तो सर शांति एक बिल
बिल नहीं कहूँगा मैं, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने अभी विंटर सेशन में, जिसमें हमने कहा हमें न्यूक्लियर एनर्जी को जो है उसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं सर। अच्छा, तो इसमें कुछ सीलिंग लिमिट है लाइबिलिटी की? यस सर। क्या है? सर मैक्सिमम सीलिंग लिमिट सर 3,000 करोड़ है, लेकिन सर ये स्ट्रेट सीलिंग नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर 3600 मेगावाट से ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी 3,000 करोड़ होगी, उससे कम होगी तो 1,500 करोड़, उससे कम होगी तो 750 करोड़। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका प्लांट कितना बड़ा है। न्यूक्लियर एनर्जी में खतरे बहुत हैं, हो सकता है कि किसी ने नुकसान उससे भी ज़्यादा किया हो। एक बार जब होता है, चेरनोबिल हुआ था या कुछ और हुआ था। बिल्कुल सर। तो इसको ये सील करना उचित है क्या? सर बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और ये कंसर्न गवर्नमेंट के सामने भी आया था। तो गवर्नमेंट ने अभी के लिए इसका ये सोल्यूशन निकाला है कि 3,000 करोड़ से ऊपर यदि कुछ रहा, अगर मान लीजिए नुकसान हुआ है तो वो बाकी सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करे वो। इंदौर से आपका कोई कनेक्शन मैं देख रहा था आपके बायोडाटा में? सर मेरा बर्थ हुआ है इंदौर में। इंदौर ना स्वच्छतम शहर है Yes, sir. भारत का, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल सर। क्या हुआ है? सर ये वाटर पॉल्यूशन का इशू रहा है कि मतलब जो सीवेज वाटर है वो पीने के पानी से मिक्स हो गया है और इससे कुछ 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 2,500-3,000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर। अगर आप वहाँ के डीएम हैं, कलेक्टर हैं, तो इस सिचुएशन से, इस समस्या से कैसे निपटेंगे? आज की डेट में आप सपोज वहाँ के कलेक्टर बन जाते हैं, क्या करेंगे? सर शॉर्ट टर्म में तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल करवाए जाएँ एडिशनल, ताकि जो भी भर्ती लोग हैं उनको उपयुक्त इलाज मिल सके। और सर उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ना चार्ज करें पेशेंट से। और सर हॉस्पिटल के अलावा यदि मैं वाटर की बात करूँ तो सर पाइपलाइन में टेम्परेरी फिक्सेज करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि अभी के लिए जो पानी मिल रहा है वो शुद्ध पानी मिले और उस कॉलोनी में टैंकर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करूँगा। लॉन्ग टर्म में सर मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ऑफेंस ये जो नेग्लिजेंस हुई है ये हुई क्यों है और आगे इससे निपटारे के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके मैं जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा, कमेटी से हो जाएगा? मतलब दोनों का पानी मिल कैसे जाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। कहीं मैं मतलब ये इससे ज़्यादा खराब चीज़ तो हो नहीं सकती। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल जो आपके सिविल इंजीनियर हैं, जो भी टाउन प्लानिंग वाले हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में कमी है क्या? सर टेक्नोलॉजी में तो कमी नहीं है, लेकिन सर दिक्कत ये हुई थी कि वाटर पाइप जो है वो खराब हो गए थे, टूट गए थे और रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उस पर मेजर्स नहीं लिए गए और टेंडर्स भी फ्लोट किए गए थे कि नए वाटर पाइप डालने हैं, लेकिन उन टेंडर्स को अप्रूव नहीं किया गया। हमारे समाज में जो डिसेबिलिटी है, डिसेबल लोग हैं, यस सर। उनके लिए सेंसिटिविटी पर्याप्त है या नहीं बाकी लोगों में? सर अभी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत है इसके लिए। हाँ, तो क्या करने वाला है, वही मेरा सवाल यही था, क्या करने वाला है जिससे कि सेंसिटिविटी आए? सर जैसे हम डाइवर्स सेक्शन की बात कर सकते हैं, अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो हमें बिल्डर्स को ये समझाने की जरूरत है कि बिल्डिंग कोड्स का अच्छे से पालन करें, ताकि एक्सेसिबल टॉयलेट्स, एक्सेसिबल बिल्डिंग्स हो बिल्डिंग्स में। सर यदि यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें हम, तो हमें ज़रूरत है कि हम डिजिटल लाइब्रेरीज बनाएं कि हर बच्चे को एक्सेसिबल मटेरियल मिल सके। यदि हम थिएटर ओनर्स की बात करें, हम फिल्म प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो हमें उनको ये सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि फिल्म जो है वो एक्सेसिबल बनाए वो। अच्छा, और मेरा आखिरी सवाल यह है, आप कानून के विद्यार्थी हैं, यस सर। साइबर स्पेस को कैसे रेगुलेट करने का कानून बन सकता है? क्या बनाना चाहेंगे आप? आपने भारत में साइबर स्पेस को रेगुलेट करने का एक कानून बनाना है, 3 मुद्दे बताइए, उसमें क्या करना चाहेंगे आप एड्रेस? सर 3 मुद्दे जिनमें मुझे लगता है कि कानून बनाने की जरूरत है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो अभी हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप जी का कोई पॉडकास्ट आने वाला था, लेकिन उस पर ये अटैक हो गया था, तो इसलिए उनका पॉडकास्ट नहीं हो पाया था। और इसके अलावा ये प्रॉब्लम इंडिया में भी फ्यूचर में हो सकती है। इसके अलावा सर डिजिटल अरेस्ट की एक प्रॉब्लम है, तो इस पर कानून बनाने की जरूरत है हमें। और सर इसके अलावा सर कुछ रैंसमवेयर अटैक होते हैं, रैंसमवेयर अटैक जिसमें लैपटॉप की सारी फाइल्स लॉक कर दी जाती हैं और वो पैसे मांगते हैं आपकी फाइल्स अनलॉक करने के लिए। मेरे साथ भी हुआ था वैसे। तो ये इन पर थोड़ा सा रेगुलेशन की जरूरत है। हालांकि अभी हमारे पास IT एक्ट है और BNS है जो इन्हें रेगुलेट करते हैं। नहीं, साइबर स्पेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक इंडिया में जो है, यहाँ बैठे हम जो कर रहे हैं, ये एक ही स्पेस है सारी कंट्रीज़ के लिए। यस सर। तो उसको कैसे इंटरनेशनल, उसको कैसे हम टैकल करें? कोई बाहर से बैठा यहाँ पे हमारे एम्स की वेबसाइट को छेड़ देता है और कुछ कर देता है, कल को हमारे किसी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश करता है। ये सब तो म्यूचुअल वर्चुअल वर्ल्ड में होता है ना? करेक्ट सर। तो इसको कानून कैसे रोक सकता है? सर एक इंटरनेशनली हमने बुडापेस्ट कन्वेंशन साइन किया था जो ग्लोबल साइबर फ्रेमवर्क को रेगुलेट करता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि ग्लोबल जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनकी इन्फोर्सिबिलिटी काफ़ी क्वेश्चनेबल होती है। तो इसका सॉल्यूशन यही कि हम अपना साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रेजिलिएंट बनाएं रादर देन रिलाइंग ऑन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स। धन्यवाद सर। ये बेटा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? सर डिजिटल अरेस्ट एक व्यक्ति खुद को पर्सोनीफाई करके पुलिस के फेस में प्रस्तुत करता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है कि आपका अरेस्ट कर लिया जाएगा यदि आप उसकी पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे। तो जो विक्टिम है वो फंसा क्यों है? सर वो ये मान लेता है कि उसको कस्टम डिपार्टमेंट से या पुलिस से ही कॉल आ रहा है और वो चाहते हैं कि कानून के झंझट में ना पड़े और मतलब हम जो ये कह रहे हैं वो। कानून से डरते हैं लोग? सर बिल्कुल। मैंने तो सोचा कानून को डिफाई करते हैं। सर दोनों चीज़ें होती हैं, डिफाई भी करते हैं। जब पुलिस का मैटर आ जाता है, जब कानून से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है लोगों का, तब फिर वो कानून से डरने लगते हैं और जब उन्हें लगता है कि कानून कुछ नहीं करेगा हमारा, तब फिर वो उसको डिफाई करते हैं। और ओवर टू यू सर। अक्षत का क्या अर्थ होता है? आप तो हिंदी के भी छात्र हैं। जी सर। सर अक्षत का अर्थ होता है कि अनब्रोकन राइस, जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। इसका दूसरा मतलब भी होता है अक्षत, हम इसका यदि संधि विच्छेद करें तो जिसे क्षति ना पहुंचाई जा सके।
चावल को ही अक्षत क्यों कहते हैं? दाल को भी अक्षत बोल सकते थे, या और भी चीज़ को अक्षत बोल सकते थे, चावल ही क्यों? सर वो तो मुझे लगता है जो हमारे लिंग्विस्टिक्स लोग, तो जो लैंग्वेज के ज्ञाता थे, जिन्होंने भाषा का निर्माण किया, उन्होंने हर शब्द को अलग अलग वर्ड असाइन किया है, तो शायद चावल को अक्षत वर्ड मिल गया होगा। नहीं, यह भी संभव है कि दाल तो जब तक क्षति नहीं होगी, यानी टूटेगा नहीं, तो दाल नहीं बनता है। जैसे चना का दाल हो तो 2 भागों में विभक्त होगा, मूंग का दाल विभक्त होगा। चावल एक ऐसी चीज़ है जो जितना क्षुण्ण रह सके, जितना परिमार्जित और परिष्कृत रह सके, उतना अच्छा होता है। और चूंकि पूजा में ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं जो अनकंटामिनेटेड हो, टूटे नहीं, इसलिए उसको अक्षत करते हैं, इसलिए चावल को अक्षत करते हैं। अच्छा करिए, हिंदी भाषा का आपने प्रयोग किया है। यस सर। हिंदी किस लिपि से लिखी जाती है? देवनागरी सर। देवनागरी लिपि से। और क्या क्या हम भाषा लिख सकते हैं? सर संस्कृत देवनागरी में होती है। ठीक, बहुत बढ़िया। और सर संथाली लिपि में भी लिखी जाती है, और देवनागरी में भी लिखते हैं संथाली को। ठीक। और सर इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो देवनागरी लिख सकते हैं और लिखी जाती है? सर मैंने इस बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। नेपाली। नेपाली, ओके। नेपाली एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लिपि हमारी है देवनागरी। ओके ओके। खैर, समाजशास्त्र के आप छात्र हैं। जी सर। ये जो लिटिल ट्रेडिशन है उस पर बड़ा हावी होता जा रहा है ग्रेट ट्रेडिशन। ये सर। ये आप मानते हैं या अभी भी आप इस बात का समर्थन नहीं करते? सर मेरे विचार बटे हुए हैं इस विषय पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो ग्रामीण लोग हैं वो बिल्कुल, जो उनका लिटिल ट्रेडिशन है वो ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ग्रामीण लोग रील बना रहे हैं, अगर तो हम ये कह सकते हैं कि लिटिल ट्रेडिशन जो था उनका, कि हम सामूहिक बैठकर भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, डांस करेंगे, तो वो लिटिल ट्रेडिशन है, उसको मान लेते हैं। लेकिन अगर वो रील बना रहे हैं तो वो ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सर यदि वो उन रील्स के थ्रू अपना लोकल कल्चर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल कल्चर दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर ग्रेट ट्रेडिशन से हम लिटिल ट्रेडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही है, मुझे लगता है। तो हावी होना उचित नहीं माना जा सकता है, ये आप क्या कहना, निष्कर्ष ये माने? सर मुझे लगता है कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम ग्रेट ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हुए हमारे लिटिल ट्रेडिशन को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचा सकते हैं। दोनों में विरोधाभास लगता है कि नहीं? सर विरोधाभास बिल्कुल है। तो इसी के लिए हमें, जैसे हमने एक टर्म इजाद किया था ग्लोकलाइजेशन, कि हम ग्लोबल में लोकल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे हम ग्रेट ट्रेडिशन में लिटिल ट्रेडिशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, कानून की जानकारी आपको है? यस एक अभी कुछ चर्चा ऐसी चल रही थी कि हम लोगों को जो कॉलेजियम सिस्टम से हम अपॉइंट करते हैं जजेस को, यस सर, हम लोग वापस क्या एनजेएसी पर जा सकते हैं? सर चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सर मैं मानता हूँ एनजेसी एक बेहतर मॉडल था, परफेक्ट नहीं था लेकिन बेहतर मॉडल था, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था। लेकिन मुझे लगता है सर हमें जुडिशरी लेजिस्लेचर्स एंड अकेडमिशियंस का कुछ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर प्रोसेस हम डिटरमिन कर सकें, जो कॉलेज मतलब जिसमें ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हम जिससे लीड डाउन कर सकें। सर राष्ट्रपति का जो क्षमादान का की शक्ति है, यस सर, वो आप एक्सिक्यूटिव पावर मानते हैं, कार्यपालिका का की शक्ति मानते हैं, या न्यायिक शक्ति मानते सर मुझे लगता है कि पार्डन पावर एक न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति जी की। हैं? तब नहीं लगता कि 2 धुरी बन जाएगी, 2 पोल बन जाएगा? एक जुडिशरी ने उसको कोई जजमेंट दिया, कोई पनिशमेंट दिया, राष्ट्रपति जी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको निगेट करें या बढ़ाएं या घटाएं, जो भी करें, तो 2 धुरी बनने की संभावना है? सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चेक्स एंड बैलेंसेस की धारणा पर है, जो एक पावर दूसरे पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए अगर लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसको ओवरराइड कर सकता है। वैसे ही जुडिशरी से अगर कोई गलती हुई है मान लीजिए, तो उसे राष्ट्रपति महोदय या महोदया करेक्ट कर सकते हैं अपनी पार्डन पावर के तहत। तो ये सिर्फ पार्डन में ही क्यों मिले ये शक्ति? ये शक्ति अन्य क्षेत्रों में भी मिल जाना चाहिए राष्ट्रपति को, कि न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा उसको राष्ट्रपति जी देख सकते हैं। सिर्फ आप उसको क्यों सीमित करना चाहते हैं क्षमादान पर ही? सर क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है कि अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी है, तो संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी को दिया गया है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव ओवररीच लेजिस्लेटिव ओवररीच ना हो जाए, तो इसलिए वो पावर जुडिशरी को दी है, क्योंकि डेथ सेंटेंस किसी की लाइफ और डेथ का मैटर है। सिर्फ डेथ सेंटेंस नहीं, और भी सेंटेंस में भी मिलता है उनको। ये सर मैं और बेहतर पढ़ना। ठीक, कोई बात नहीं, प्लीज। एक मेरा प्रश्न था, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार है हमारी जुडिशरी में? सर अब भ्रष्टाचार तो अभी जैसे हमने वो देखा था, जस्टिस वर्मा का केस हुआ था अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस, तो उनके घर से कुछ पैसे बरामद हुए थे। भ्रष्टाचार है कि नहीं जुडिशरी में? सर मैं कहूँगा कि हमारी जुडिशरी अभी भी इंटीग्रिटी जैसे प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करती है, तो मैं जुडिशरी को भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। नहीं देंगे? नहीं सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा सर। गुड आंसर बेटा, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। इट विल लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई नो अगर इसने बोल दिया भ्रष्टाचार है तो फंस जाएगा। वेरी स्मार्ट आंसर, ओवर टू यू सर। पर जस्टिस वर्मा का जो बरामद हुआ था ना, वो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद उनको इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया। ओके ठीक है। अक्षित, दल बदलू कानून जो होता है या एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके चैलेंजेस क्या हैं? सर इसमें चैलेंजेस हैं, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट होने के 6 महीने बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इससे सर उनकी पार्शलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सर एक और चैलेंज जो है कि मर्जर हम अलाउ करते हैं कि 2/3 ऑफ पार्टी अगर दूसरे खेमे में चली गई तो हम उसे वैलिड डिफेक्शन मानेंगे। और सर दूसरा कि तो इससे सर जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है तो ये रोकने में से सहायता नहीं हो पाती। और सर लास्ट प्रॉब्लम ये कि स्पीकर के लिए एडजुडिकेशन का टाइमलाइन हमने फिक्स नहीं किया हुआ है। भारत अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, बट हम लोग अभी भी हंगर इंडेक्स में काफ़ी पीछे हैं, 102 सेकंड रैंक करता है। इसका रीज़न क्या है? सर इसका रीज़न मुझे लगता है कि जो राशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। जैसे फेयर प्राइस शॉप्स में हम लोग करप्शन
देखते हैं कई बार कि जिसको राशन मिलना चाहिए उसको ना मिलके वो नॉर्मल मार्केट में बेच दिया जाता है। या फिर सर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, ये मान लीजिए जिसको ज़रूरत भी नहीं है, मतलब मेरे ही कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी इनकम 10 लाख 12 लाख ऐसे और वो अभी राशन अवेल कर रहे हैं। तो जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर है वो भी इसका कारण है, जिनको राशन मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है। ये गलती किसकी है? आपने बोला आपके दोस्त हैं जो 12 लाख सालाना इनकम है, ये उनकी इंटेग्रिटी की कमजोरी है या सरकार की कमजोरी है? सर दोनों की कमजोरी मुझे लगता दोनों की क्या कमजोरी है? सरकार ने तो एक आपके लिए कानून बनाया कि जो गरीब लोग हैं उनको भोजन दूंगा, दूसरा आके वो भोजन छीन लेता है। गलती किसकी है? सर जैसे आपने कहा कि पहला तो उनकी इंटीग्रिटी की गलती है, दूसरा सरकारी तरफ से मुझे ये गलती लगती है कि हमने डेटा जो है, रिकॉर्ड जो है वो अपडेट नहीं किए कॉन्स्टेंटली, तो ये इसका एक परिणाम, ये एक मिस्टेक मानना। अब तो आधार लिंक हो गया जैसे, तो इसमें एरर्स बहुत कम हो गया कंपैरेटिवली। करेक्ट है सर। तो सर आधार तो लिंक हो गया है, लेकिन सर कई बार हमने देखा है कि यदि हम आय सर्टिफिकेट बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र, तो कई बार आय प्रमाण पत्र कम जांच पड़ताल के बना दिए जाते हैं। तो उससे यदि आय प्रमाण पत्र काफ़ी कम रुपए का है तो फिर उससे राशन की एलिजिबिलिटी सर वो इंश्योर हो जाती है। ठीक। अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में दिया जाना चाहिए कि नहीं, तो आपकी क्या राय है इसमें? सर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लद्दाख को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? सर पहला तो ये रीज़न है कि लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जो बॉर्डर रीजन पे आता है। तो सर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये ज़रूरी है कि सरकार लद्दाख पे अपना कंट्रोल रखे। और सर दूसरा कि 6 शेड्यूल हमने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बनाया था, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसका हम एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करें जिससे और भी स्टेट्स 6 शेड्यूल की डिमांड करने लगे। अक्षत, लास्ट क्वेश्चन जनाब, कार्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें डिफरेंस क्या है? सर कर्नाटक पूरी तरह से इंडिजिनस म्यूजिक है, स्वदेशी म्यूजिक है, जो वैदिक संगीत से जिसके जो डिराइव होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक भी वैदिक संगीत से डिराइव होता है, लेकिन सर इसमें पर्शियन एलिमेंट आ जाते हैं, जो मुगल आए थे या दिल्ली सल्तनत आए थे तुर्की से और ईरान के रीजन से, तो वहाँ के जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सर कर्नाटका म्यूजिक एकदम शुद्ध रूप में गाया जाता है कि मतलब जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को उसी तरह से गाया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानी सिंगर के पास ये लिबर्टी है कि वो स्टेज पे लाइव कंपोजिशन कर सकता है राग के नियमों के भीतर रहकर। ठीक है, कितने घराने हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, आपको कुछ आइडिया है इसमें? काफ़ी सारे घराने होते हैं, मतलब बहुत सारे रीजनल घराने हैं, लेकिन जो मेन घराने हैं वो टोटल 9 घराने हैं। ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना और किराना घराना, बनारस घराना, और कुछ घरानों के नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है। लुक अक्षत, हम लोगों ने निर्णय ये किया कि यू आर वेरी गुड, और अगर आप सिविल सर्विस में आते हैं आप एसेट होंगे देश के लिए, राइट? आपका आत्मविश्वास हमने देखा है आउटस्टैंडिंग, आप सेल्फ अश्योर्ड हैं, लॉजिकल माइंड है आपका, और आप प्रेशर में नहीं आते। हमने प्रेशर में डालने की कोशिश की थी, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मालूम थी, एक आपने कहा ये मुझे नहीं मालूम है। वी अप्रिशिएट दैट। ये ऑनेस्टी जो होती है, इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। सो गुड लक एंड वेलकम टू द सिविल सर्विस। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? 2-3 दिन पहले एक मॉक मत देना बस। यस सर। हाँ, अब मॉक एक आधे और देके बंद करके फिर अपने विचारों को फाइनल करिए, क्योंकि 2 दिन पहले अगर मॉक देंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो राष्ट्रपति वाली जो शक्ति थी ना, जुडिशियल वर्सेस एग्जीक्यूटिव, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति एग्जीक्यूटिव शक्ति है। ओके वो उनको जुडिशियल प्रोसेस से डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं, ओके ओके। और वो एड एंड एडवाइस पर लेते हैं, तो वैसे भी जुडिशियल फंक्शन हो नहीं सकता है। वो जहाँ किसी के एड एंड एडवाइस पर आप फंक्शन करेंगे तो आप नहीं कर सकते ना जुडिशियल फंक्शन। करेक्ट। एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। बस यही एक तथ्यात्मक जानकारी आपसे साझा कर लिए हैं। बाकी आप उत्कृष्ट श्रेणी के भी ऊपर स्थान बना रखे हैं। सर वो अनब्रोकन राइस वाला मुझे लगा शायद मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो तो अच्छा आंसर था। अनब्रोकन राइस है वो, वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग। क्योंकि राइस अनब्रोकन होना उसकी शुद्धता है, और शुद्ध ही चीज हम यूज करेंगे पूजा में, इसलिए अक्षत नहीं, आपने वो कहा था ना कि दाल को क्यों नहीं बोलते, तो मैंने उसका कह दिया था कि वो लैंग्वेज बनाने वालों ने वैसे कहना है, वो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, वो चूंकि वो टूट जाएगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। जी। तो शुद्ध चीज का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए अक्षत उसको कहते हैं। और अक्षत, एक बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। रिग्रेशन एनालिसिस जानते हो क्या होता है? हम वेरिएबल्स इनवेरिएबल्स को देख के भविष्य को प्रिडिक्ट करते हैं। 80 करोड़ लोगों को जो हम इस समय सब्सिडाइज भोजन दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है? ताकि लोगों को भूखमरी से निकाला जाए। भूखमरी तो भारत में पिछले 20-30 साल से कोई नहीं मरा भूख से। वो तो है। क्यों दे रहे हैं हम? इसका बेनिफिट क्या है हमको? आपकी आमदनी 100 रुपया है, अगर आप 80 रुपए भोजन पे खर्च करते हैं और अब आप 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 80 रुपए बच गए आपके। वो कहाँ खर्च करेंगे आप? हेल्थ, एजुकेशन। थैंक यू। और क्या पर? कंज्यूमर गुड्स खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। करेक्ट। सर्कुलर इकोनॉमी दौड़ेगी, ये उसका फायदा है। आलोचना करना बड़ा आसान है, पर इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। राइट? नहीं सोचा था इस तरीके आप से। समझने की कोशिश करें कि जब फूड पे जितना आप पैसा 40% हम लोग खर्च करते हैं, अब वो भी कम हो जाएगा, तो जो बाकी जो सेविंग्स है, आप उसे नया मोबाइल खरीदेंगे। मोबाइल वाले तो बड़े खुश होंगे। डू अंडरस्टैंड? आप समझ गए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया सर। तो आलोचना जो आपने सुनी है कहीं से कि ये क्यों दे रहे हैं इतने लोगों को, ना दूं तो क्या होगा? दूसरी चीज़ों पर स्पेंड करने की क्षमता कम हो जाएगी। थैंक यू। और हमें चाहिए, फूड तो बड़ा बेसिक है ना बेटा, उसके बाद फिर हमने आगे जाना है। और आपने देखा किस प्रकार का भोजन अब खाया जा रहा है। टेस्ट जो बदल रहे हैं टेस्ट भारत में। हाँ। एक्सपेंसिव
भोजन की तरफ हम जा रहे हैं। ये सर। अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर अगर हम हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो बुरी। हेल्थ की कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहा। वी आर गोइंग, हम लोग अब जा रहे हैं फॉर हाई वाइटामिन, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? सर अच्छी चीज़ है ये तो, लेकिन इसमें एक बुरा एलिमेंट मुझे दिखता है कि हम लोग एक्सपेंसिव फूड कंज्यूम करने की वजह से फास्ट फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं। फास्ट फूड तो अलग चीज़ होगी ना बेटा। अब एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि हाई फाइबर कंटेंट, फॉर एग्जांपल, जो चीज़ें हम लोग पहले नहीं खाते थे अब खाते हैं, अच्छी चीज़ है। आप क्या खाते हो भोजन में? सर अभी तो हॉस्टल में जो मिल जाता है। अच्छा ऑल राइट बेटा, गुड लक, गुड लक, वेलकम टू द सिविल सर्विस। सर कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे विचार से तो यू वर वेरी गुड। जो आपको नहीं मालूम था आपने कह दिया, और अभी मैंने आपको जो बताया है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, आप इमीडिएटली यू एक्सेप्टेड इट, आपने चैलेंज नहीं किया। ये बहुत सोच समझ के किया गया। ओके, थैंक यू सर। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स इसकी आलोचना करते हैं, हम सुनते नहीं हैं उनकी। भारत को सबसे बेहतर कौन जानता है, विदेशी या भारतीय? हम लोग जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू सर। ऑल द ऑल द बेस्ट सर।